तमश्चायानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद जल्पा भगिनी। धन्यवाद महोदय। अधुना मनीष महोदयं निवेदयामि यत् ते कृपया आगच्छन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी ने द्वित्वाभ्यास की तैयारी करी? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आ रही है जी। आप सभी ने द्वित्वाभ्यास की तैयारी करी? कुछ धातु को द्वित्व करने का प्रयास किया हो? धातु को द्वित्व करने का प्रयास करिएगा धीरे धीरे करके। अब चलते हैं आज की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अंग कार्य। यह अंग कार्य जब हमारा पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद में हम भवादिगण, दिवादि इत्यादि सभी धातुओं को बनाने लग जाएंगे। यह मान लीजिए कि अब आपका यह अंतिम चरण है। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद फिर आपके पास सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपको केवल क्या करना है, मात्र जोड़ते जाना है। ठीक है। अब सर्वप्रथम ये देखिए, माता जी की पुस्तक में आपको षष्ठ पाठ मिलेगा, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अंग कार्य। पेज नंबर 218। जी हाँ, देखिए इसमें सर्वप्रथम हमको क्या समझना है, ये हम क्या करने जा रहे हैं, संक्षिप्त अंग कार्य। अंग कार्य में आपको कब होगा अंग कार्य? सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। सर्वप्रथम मेरा प्रश्न ये है कि कोई बताइए सार्वधातुक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तिंग और शित। तिंग और शित। सार्वधातुक प्रत्यय तिंग और शित होते हैं, वो तो ठीक बात है आपकी। पर अभी हम जो लकार पढ़ रहे हैं, उन लकारों में कौन से प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं? लट लोट लन लिन। लट लोट विधिलिंग। लट लोट लट विधिलिंग। तो लट लोट लंग और विधिलिंग, यह चार लकार आपके कैसे होते हैं? सार्वधातुक होते हैं। ठीक है। तो इन चारों लकारों के परे होने पर हमको एक अंग कार्य करना है। क्या करना है? एक संक्षिप्त अंग कार्य करना है। ठीक है। अंग किसे कहते हैं? आप सभी को अंग के बारे में पढ़ाया गया है, किसी को याद है? अंग का संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? धातु के साथ प्रत्यय जुड़कर अंग संग। प्रत्यय लगाने का पूर्व अंग। हाँ, प्रत्यय लगने के पूर्व जो भी मध्य धातु होगी और उसके पहले जो विकर्ण होगा उसको जो है अंग बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब हम किसी धातु से कोई भी प्रत्यय लगाते हैं, उस प्रत्यय के लग जाने के बाद उस प्रत्यय से जो भी पूर्व में होगा उसकी क्या होगी? अंग संज्ञा होगी। समझ में आया आपको? जैसे देखिए, आपको यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, लिखा है कि जैसे भवती को देखिए, इसके तीन खंड हैं। कितने? तीन खंड, भू, शप और ती। सर्वप्रथम भू क्या है? धातु है भू। ठीक है महोदय, स्क्रीन नास्ते। आवाज आ रही है मेरी? आप आवाज आ रही है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है अंग कार्य, आप उसको खोल करके देख सकते हैं। तब तक आज दोनों ग्रुप में भेजा गया अंग कार्य।
मेरे को होस्ट बना दी ताकि मैं भी क्या कहते हैं शेयर कर सकूं। आप को होस्ट है? नहीं हूँ सर। एक मिनट तो हम तो ना कर्तुं शक्नोमि। होस्ट सुशील महोदय अस्ति? सुशील महोदय अधुना भवान् शेयर कर्तुं शक्नोति मनीष महोदय? महोदय दिख रहा है आप सभी को? हाँ। अब देखिए ये इस धातु हमारे यहाँ पर तीन भवती के हमने तीन खंड बनाए। कितने खंड बनाए भवती के? तीन। पहला खंड है भू, द्वितीय खंड है शप और तृतीय खंड है ती। तो एक बार ये तीनों है क्या, एक बार इसे समझते हैं। भू धातु है, शप विकरण है और ती क्या है? हमारा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लट लकार के एक वचन का प्रत्यय है। ठीक है। अब इस धातु भवती के तीन खंड होते हैं। अब इनमें देखिए भू धातु का दो प्रत्यय हैं। भू धातु का कितने प्रत्यय हैं? दो। कौन कौन से? शप और ती। तो शप प्रत्यय के पूर्व में भू है, अतः शप प्रत्यय का अंग केवल क्या है? भू। समझ आ रहा है आपको कि शप प्रत्यय के शप हमारा क्या है? प्रत्यय है। किससे लगा है? धातु से। तो धातु से प्रत्यय लग जाने के बाद उस प्रत्यय से जो भी पूर्व में होगा वह क्या होगा? अंग होगा। अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंग। तो जब हमने भू धातु से शप विकरण लगाया, शप विकरण लगाने के बाद में शप प्रत्यय है, तो शप प्रत्यय लगने के बाद में शप प्रत्यय से पूर्व में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। इस कारण से आपका जो भू है वह क्या कहलाएगा? आपका अंग। किसके लिए अंग बनेगा? वो केवल मात्र शप प्रत्यय के लिए। ठीक है, समझ में आया जी? केवल मात्र शप प्रत्यय के लिए भू अंग है। अब किंतु ती प्रत्यय के पूर्व में, अब देखिए भू धातु से हमने ती प्रत्यय किया है। अब ती प्रत्यय के पूर्व में क्या क्या है? भू भी है और शप भी है, और इसलिए अतः ती प्रत्यय का अंग क्या है? भू और शप। यह पूरा का पूरा है। समझ में आया आपको? समझ में आया आप सभी को? हाँ जी महोदय। एक बार फिर से दोहराता हूं मैं इसे। यहाँ देखिएगा, भू हमारी क्या धातु क्या है? भू। भू धातु है। भू धातु हमारी भवादिगण की होने के कारण कर्तरी शब्द से हमारा कौन सा विकरण होता है? शप विकरण होता है। शप विकरण होने के बाद अब शप विकरण हमने लगाया, तो शप विकरण लग जाने के बाद में हमारा जो हरिओम हरिओम हाँ बोलिए। श्रूयते महोदय। तो भू शप विकरण लग जाने के बाद में केवल मात्र शप विकरण के लिए भू अंग है, और ती प्रत्यय के लिए ती से पूर्व में भू और शप है, तो ती के लिए भू और शप अंग है। इतना समझ में आया आप सभी को? मैं अंग पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वह है अंग कार्य। मतलब इसके अंदर ही कार्य करना पड़ेगा। जब तक आपको अंग समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि अंग कार्य होता क्या है। समझ में आपको? अब ये देखिए, यहाँ लिखा है दासिष्ट। ठीक है, तो दासिष्ट में देखिए इसके दो खंड है दासिष्ट के। एक तो दा है और एक क्या है? शीष्ट। तो यहाँ शीष्ट प्रत्यय का अंग केवल दा है। ठीक है, क्योंकि शीष्ट प्रत्यय के पूर्व में केवल दा ही है। समझ में आया? प्रत्यय के पूर्व में जितना भाग होगा वह आपका अंग कहलाएगा। ठीक है, अस्तु महोदय। इस प्रकार आगे लिखा है, इस प्रकार प्रत्येक प्रत्यय के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जिस भी प्रत्यय का अंग पहचानना हो उस प्रत्यय को देखिए, उसके पूर्व में जो भी दिखे उसे उस प्रत्यय का अंग समझिए। समझ में आपको? जिस प्रत्यय को आपने कोई प्रत्यय आपने देखा
उस प्रत्यय के पूर्व में जो भी दिखे आपको वह उसको आपको अंग समझना है। ठीक है, जैसे एक दो और उदाहरण दे रही है माता जी, कह रही है नी शब्द को देखिए। चलिए यहाँ छोड़िए, इसके अब आगे का विषय पढ़ने लायक नहीं है अभी, तो अब आगे चलते हैं हम। एक अब ऊपर अगला पेज है हमारा। अब देखिए सर्वप्रथम आपको क्या समझना है, एक बात समझाता हूं मैं, तब तक आप समझिए कि हमने आप सभी को बताया था कि 4 गण के भवादि, दिवादि, सुदादि और चुरादि, इन 4 गणों से विकरण लगने के बाद में कैसा अंग बनता है? अदंत अंग। आप सभी को ध्यान होगा कि भवादि, दिवादि, सुदादि और चुरादि, इन 4 गणों से विकरण लगने के बाद में आपका अंग बनता है अदंत, और बाकी के 6 गणों से विकरण लगने के बाद आपका अंग बनता है अनदंत। तो अब आपको अलग अलग अदंत के लिए अलग समझना है और अनदंत के लिए अलग समझना है। ठीक है, तो अब देखिए सर्वप्रथम माता जी लिख रही हैं कि अंग कार्य के लिए अंगों का विभाजन करना पड़ेगा। समझ आपको? अंग कार्य है तो अब हम अंग कार्य को 9 भागों में विभाग करेंगे। पहला देखिए वह अजंत। अजंत धातुओं के वे पुनः 9 विभाग करते हैं। लिखा है भगवान पाणिनि ने अनंत शब्द राशि की प्रतिपत्ति के लिए प्रतिपद पाठ को अनुव्यपाय मानते हुए अंगों के 2 हिस्से कर दिए हैं। मतलब कि जितने भी शब्द हैं उनके उन्होंने 2 भाग करे हैं। कौन कौन से? एक अजंत और एक हलंत। तो अजंत किसे कहते हैं? जिसके अंत में अच होता है, स्वर। जिसके अंत में अच होता है, अच अर्थात स्वर। ठीक है, और हलंत माने होता है जिसके अंत में हल होता है, उसे क्या कहते हैं? हलंत। तो 2 विभाग हो गए, अजंत और हलंत। ठीक है, ये आपको केवल मात्र समझना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको आगे जाकर ये प्रक्रिया आपको बस हल्की सी दिमाग में बिठानी है कि धातुओं के 2 विभाग होते हैं, अजंत और हलंत। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अजंत धातुओं के भी वो पुनः 9 विभाग कर रहे हैं। कौन कौन से? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत और एजंत। समझ में आया सभी को? एक बार अकारांत किसे कहते हैं? निकुंज महोदय आप बताइए। हाँ, जिसमें अंत में अ होता है, उसमें जैसे पट धातु हुआ, पट। हाँ, जैसे लिखा है ना, मैंने आप इसमें देखिए लिखा हुआ है आपके गण। हाँ, जैसे लिखा है यथा गण, रच, कथ, मृग इत्यादि। ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के अंतिम में देखिए, अंतिम में क्या है? अ। तो अ है, ये अ होने के कारण ये धातु कैसी है? अकारांत धातु। ठीक है, अब देखिए कुछ धातु अब दूसरा आया आकारांत। तो पा, ला, वा, दा, धा, क्रीणा, लुना, ये धातु आपकी कैसी है? आकारांत। किस कारण है? कोई बताइए। अंत में आ आता है जी, अंत में आ रहा है, इस कारण क्या? ये क्या है? आकारांत। इसी प्रकार जिन धातुओं के अंतिम में ई आएगा वह इकारांत कहलाएंगी, जिन धातुओं के अंतिम में दीर्घ ई आएगा वो ईकारांत कहलाएंगी। ऐसे करके 4 हो गए। फिर उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत, और अंतिम में 9वां भाग बनाया उन्होंने माता जी ने, एजंत। ठीक है, अब एजंत किसे कहते हैं? तो एज पता है किसी को? एज क्या होता है? प्रत्याहार से बने हुए हैं, ए ओ आई औ। ए औच। हाँ, आई, ए ओंग आई औच, इन 2 सूत्रों के द्वारा ए ओ आई औ इन 4 वर्णों का ग्रहण होता है एच प्रत्याहार में। तो अब कह रहे हैं एच प्रत्याहार जिसके अंत में हो, अर्थात धातु हो, उस धातु के अंतिम में या तो ए हो, या तो ओ हो, या आई हो, या औ हो, ये धातु आपको कैसे कहलाएंगी?
एजंत धातु कहलाएंगे। देखिए जैसे ग्लई, म्लई, धे, ध्यई, पई, शो, छो इत्यादि। इन धातुओं के अंतिम में आपको क्या दिख रहा है? इन धातुओं के अंतिम में क्या है? या तो ए है, एजेंट, हाँ। या तो ओ है, या आई है, या औ है। हाँ, तो ये धातु आपकी कैसी है? एजंत धातु। समझ में आया? हाँ महोदय। एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, यदि मेरा प्रश्न आपसे यह होता है, जैसे हम लोग अब वो बनाते हैं गूगल फॉर्म पे, तो अगर मैंने प्रश्न किया कि अजंत धातुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको 9 भाग लिखने हैं। ठीक है, कि अजंत धातुओं को 9 भागों में विभाजित किया गया है। अब अगला चलते हैं, हलंत धातुओं के भी पाणिनि जी 5 विभाग बना रहे हैं। कौन कौन से? अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद और अवशिष्ट। देखिएगा, अदुपद को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? उपधा। उपधा संज्ञा करने वाला कोई सूत्र बताइए। उब्धायांच, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अंत्यात् पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा था महोदय। ठीक है, ओके, क्षम्यतां। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपके मन में आपको बातें चर्चा करते 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 अभ्यास हो जाए। अब आपसे मैं कभी किसी और व्यक्ति से पूछूंगा कि उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो वो बोलेंगे अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। इस कारण से अन्य लोगों के मन में भी जो गलत पड़ा होता है वो भी धीरे धीरे अपने साथियों के द्वारा हमारा सही हो जाता है। अब कह रहे हैं उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अंतिम अल, इसका अर्थ है अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। समझ आया? तो अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा होती है। अब अंतिम अल क्या है हमारा? ये देखिए, अंतिम अल है हमारा पट धातु में ठ। ठीक है, पट धातु में ठ है हमारा। अब देखिए, हरिओम। आम श्रूयते महोदय। अब देखिए, पठ धातु में ठ है हमारा, यहाँ है हमारा अंतिम अल, और इस अल से पूर्व वाला वर्ण, पूर्व वाला वर्ण क्या है? अ। तो अ हमारा क्या कहलाएगा? ये अधुपद कहलाएगा। उपधा में जब भी आपको अ मिलेगा तो आपको कहना है अधुपद। समझ में आया आपको? हाँ महोदय। अधुपद धातु मतलब कि जिस धातु की उपधा में आपको ह्रस्व अ मिलेगा वह धातु कहलाएगी आपकी अधुपद। ठीक है, जिसकी धातु की उपधा में आपको क्या मिलेगा? ह्रस्व अ, वो क्या कहलाएगी? अधुपद। और जिस धातु की उपधा में आपको ह्रस्व ई मिलेगा वह धातु कहलाएगी आपकी इदुपद। जिस धातु के उपधा में आपको ह्रस्व उ मिलेगा वह धातु कहलाएगी आपकी उदुपद। और जिस धातु की उपधा में आपको री मिलेगा वह धातु कहलाएगी आपकी ऋदुपद। समझ में आया आपको सभी को? हाँ महोदय। हाँ, तो अब देखिए महोदय, जिसमें आ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे जी? जिस उपधा में आ होगा, हाँ, मतलब दीर्घ दीर्घ मतलब दीर्घ या आ। देखिए अभी समझा रहा हूँ मैं भी, पहले सुनिए पहले पूरा। ठीक है ना? तो पहले भी चारों को समझ लीजिए आप। अधुपद, इदुपद, उदुपद और ऋदुपद, इनको समझना है। अधुपद माने क्या है? जिन धातुओं की उपधा में ह्रस्व आ हो वह आपकी अधुपद कहलाएंगी। जिन धातुओं की उपधा में आपका ई हो, ह्रस्व ई, वह आपकी इदुपद कहलाएंगी। और जिन धातुओं की उपधा में ह्रस्व उ हो वो उदुपद। और जिन धातुओं की उपधा में ह्रस्व री हो
व री विपर्य, इनके अलावा जो भी धातु होगी वह आपकी अवशिष्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवशिष्ट। देखिए अब जैसे आपको प्रश्न किसी का बोला कि यदि उपधा में दीर्घ आ हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? तो उपधा में यदि दीर्घ हो तो अवशिष्ट कहलाएगी। ठीक है, यदि उपधा में ह्रस्व आ हुआ तभी आपकी वो अधुपद कहलाएगी, वरना वो आपकी अधुपद नहीं कहलाएगी। समझ में आया? महोदय। अब देखिए, अब चलते हैं आगे इदुपद पे। वो अवशिष्ट हो गया। अब जैसे इधर लिखा है नील, ठीक है, अब नील धातु को देखिए, ये नील धातु कैसी है आपकी? महोदय बताइए। अवशिष्ट धातु है, दीर्घ का हाँ अवशिष्ट है। किस कारण से अवशिष्ट है? क्योंकि इस क्योंकि धातु उपधा में न तो अ है, न ई है, न उ है, न री है। हाँ, उपधा में न तो, ऐसा मत बोलिएगा कि आ है ना ई है। इसकी उपधा में ना तो ह्रस्व आ है, ना ह्रस्व ई है, ना ह्रस्व उ है, और ना ह्रस्व री है। ठीक है, तो ये अवशिष्ट कहलाएंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए माता जी की पुस्तक में से पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप कहेंगे कि मैंने छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, पर इसलिए क्योंकि वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो बाद महोदय क्या 1 मिनट डिस्टर्ब कर सकती हूँ महोदय? एक शंका है। बाद में ये जो मानिक जी आप लिख के रखिए, बाद में पूछिए। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त ये लिखाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आगे का समझ में नहीं आएगा महोदय। ये जो आपने सप्तम और अष्टम जो ऋकारांत बताए हैं, वो दोनों ऋकारांत दिख रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? देखिए, एक ह्रस्व ऋकारांत है, एक दीर्घ ऋकारांत है, जिसे कहते हैं छोटा बड़ा कहते हैं ना। तो हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जी, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है आपको अच्छे से? नहीं अभी नहीं। हाँ अब दिख रहा है। ओके, ये देखिए, इन दोनों ऋकारांत में कोई अंतर दिख रहा है आपको? आप खुद बताइए। नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या ये है। जो री है, री, उस री के नीचे एक डंडा होगा। अगर एक ऐसे सी टाइप का होगा तो क्या है? ह्रस्व है। और यदि दो सी टाइप के होंगे तो आपकी दीर्घ कहलाएगी। जैसे देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था कुछ दिन पहले। मनीष महोदय क्षम्यताम, मानिक साम्राज्य जी, ये आपका बेसिक जो क्वेश्चन है ना, पूरे क्लास को डिस्टर्ब होता है, तो आप लिख के रखिए, बाद में पूछिए, क्योंकि ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाद में क्वेश्चन होगा तो पूछिए, ठीक है? अस्तु, अग्रे चलामः। चलते हैं आगे। तो अब आपको केवल मात्र इस चार्ट को देखना है, सिर्फ इस चार्ट के अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक है? देखिए, अब कह रहे हैं कि अब हम अंग कार्य के लिए प्रत्ययों का विभाजन कर रहे हैं, ठीक है? तो लिखा है धातुओं से लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तिंग और कृत। आप सभी को पता है, ये बात मैं पूर्व क्लास में बता चुका हूँ। आपको केवल मात्र ये समझना है, अभी यहाँ पर हल्का हल्का समझना है, ठीक है? जिसका कोई भी प्रश्न होगा वो बाद में लेंगे, ठीक है? अब देखिए कि धातु से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो तिंग होते हैं और एक क्या होते हैं? कृत। तिंग प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्वधातुक और एक होते हैं आर्धधातुक। उसी प्रकार कृत प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्वधातुक और एक होते हैं आर्धधातुक। अब देखिए, हमने तिंग प्रत्यय में भी सार्वधातुक और आर्धधातुक दो प्रकार के होते हैं, तो कौन से सार्वधातुक होते हैं और कौन से आर्धधातुक होते हैं, इसका हमने विचार कर लिया था पूर्व कक्षा में, ठीक है? कि पूर्व कक्षा में हम हमारी जो क्लासेस की वीडियो है उसमें हमने विचार किया था कि तिंग 10 होते हैं, क्योंकि लट, लोट, लंग, विधिलिंग ऐसे करके 10 लकारों के स्थान पर हमने तिंग किए थे। उन 10 तिंग में से केवल मात्र 4 ही हमारे सार्वधातुक रहते हैं और बाकी के 6 हमारे आर्धधातुक होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लट सार्वधातुक कौन कौन से होते हैं? लट, लोट, लंग, विधिलिंग। और ये जो लेट है इसको भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम वेद के विषय में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और ये लिखा है सिप के अभाव में लेट, ये लेट लकार वेद में प्रयोग होता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे।
और लट अब लिखा है शेष सारे लकारों के प्रत्यय क्या कहलाते हैं? आर्ध धातु। तो लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों लकारों को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय आपके होंगे वो क्या कहलाएंगे? आर्ध धातु प्रत्यय कहलाएंगे। उसी प्रकार कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? मैंने बताया था तिंग ओ कृत तिंग, जो प्रत्यय तिंग ना हो, अर्थात जो प्रत्यय तिप तस झी सिप फस त मिप बस मस ता आताम झ खास आथाम गम इट वही मही, इन 18 प्रत्ययों के अंतर्गत नहीं आते हैं पर लेकिन धातु से लगते हैं, वह प्रत्यय आपके क्या कहलाते हैं? कृत कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय जितने भी होते हैं उनमें से केवल 9 प्रत्यय ही आपके शित मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शित। उन 9 प्रत्ययों में ही आपके केवल तालव्य शकार की संज्ञा हुई होगी। इस कारण से वह आपके शित प्रत्यय कहलाएंगे और शित प्रत्यय होने के कारण उनकी तिंग शित सार्वधातुकम इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो लिखा है कि क्षत्रि, शानच, चानस, शानन, खश, श, एश, श्रद्धेय और श्रद्धेय, यह 9 शित प्रत्यय हैं और इनसे बचे हुए सारे क्या कहलाएंगे? आर्ध धातुक कृत प्रत्यय। समझ में आया? आपको भी केवल इतना समझना था, और जिसको ना समझ में आया इसलिए ये इतना जरूरी नहीं है, एक सामान्य में बता रहा हूँ। आपका जो मेन टॉपिक आएगा वो आपका ये आएगा। और एक अब आया अतिदेश। आप लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में होगा कि अतिदेश किसे कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं माता जी की किताब में पढ़ाना चाहूंगा किताब दिखाकर, उसमें क्या लिखा है कि अतिदेश किसे कहते हैं। सर्वप्रथम इतना समझिए कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना अतिदेश कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम कहें कि जैसे घर में किसी की इच्छा हो कुछ बढ़िया चीज खाने की, जैसे किसी की इच्छा हुई कि संतरा खाने की, ठीक है, और हमने कहा और घर में केवल मात्र सेब है और उसकी इच्छा क्या खाने की? संतरा। तो हम कहेंगे कि तुम इसको सेब को ही संतरा मान लो, मतलब कि सेब संतरा नहीं है पर हमको क्या करना है? उसको संतरा मान लेना है। मतलब जो जैसा नहीं होता है उसको वैसा मान लेना चाहिए। जैसे लिखा है कि पानी, ध्यान दीजिए कि लिखा है कि हमने सारे सार्वधातुक प्रत्यय पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से सार्वधातुक प्रत्यय? लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इनके जो प्रत्यय होते हैं सार्वधातुक होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि आपका अब लिखा है यहाँ पर, किंतु इस अतिदेश सूत्र से जितने भी अपित सार्वधातुक प्रत्यय हैं, क्या कौन से? अपित, मतलब ये मान लीजिए केवल मात्र आपको कोई पूछे अतिदेश किसे कहते हैं, तो आपको ये कहना है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना ही अतिदेश कहलाता है। निकुंज महोदय। जी महोदय। बताइए क्या कहा मैंने? अतिदेश किसे कहते हैं? अगर मैंने प्रश्न किया आपसे, जो जैसा नहीं है वैसा उसको मान लेने को अतिदेश कहते हैं। हाँ जी, इस चीज को बस अतिदेश, अभी केवल अतिदेश को समझिएगा। ये जो सूत्र है सार्वधातुकम अपित, इसको समझने का भी समय नहीं है, मतलब अभी समझने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पर इसको जल्दी शायद हो सकता है इसी कक्षा में हमको समझना पड़े। पूजा में सुपारी को गणपति मानना। हाँ जी, जैसे होता है ना कि हम पूजा करने चलते हैं और जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सुपारी को ही गणपति गौरी गणेश मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे कभी बोलता है पूजा गौरी पूजा में भी गौरी पूजा में हम लोग क्या उसको भी गौरी गण मान लेते हैं वो हिसाब से। हाँ जी, जिस प्रकार जैसे कई जो व्यक्ति लोग पूजा कराते हैं वो लोग क्या होता है कि जैसे किसी भगवान को वस्त्र चढ़ाने हैं या कुछ भी चढ़ाना है, तो इंसान है हम, तो हमसे गलती हो जाती है, कुछ चीजें छूट जाती है हमसे। तो यदि हमसे जैसे कभी हल्दी छूट गई तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह हम अक्षत डालते हैं, मतलब चावल डालते हैं। तो हम क्या है, अक्षत को ही चावल मतलब हल्दी मान लेते हैं। अक्षत चावल मतलब चावल जो है वो हल्दी नहीं है, पर हम उसको हल्दी मान करके काम कर लेना ही
करते हैं उसे क्या कहते हैं, अतिदेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अदंत अंग प्लस सार्वधातुक आ ए ओ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब अदंत अंग किसे कहते हैं, कोई एक व्यक्ति बताइए। पुस्तक में लिखा भी है, माता जी पुस्तक में सामने दिखा, स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, उसको ही बोली चाहिए। चलिए, ह्रस्व एक अकारांत अंग को ही व्याकरण में अदंत अंग कहा जाता है। समझ में आया आपको? सार्वधातुक ह्रस्व अकारांत अंग को ही व्याकरण में अदंत अंग कहा जाता है। जी, तो ह्रस्व अकारांत जितना जो भी अंग होगा ह्रस्व अकारांत होगा उसको क्या कहेंगे, अदंत अंग। या तो अकारांत अंग बोलिए अथवा अदंत अंग बोलिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं इसको अभी एक विशेष सूत्र अब आए हैं आपकी, इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अब अतो गुणे सूत्र क्या है, एक बार बोलिए। अतो गुणे, अतो गुणे अपादांत अ को पररूप होता है, गुण परे होने पर अर्थात गण परे होने पर अर्थात अ ए ओ परे होने पर। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि गुण किसे कहते हैं। ठीक है, तो गुण करने के लिए सूत्र आया अदें गुणः। हाँ जी बिल्कुल सही, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए सूत्र है आपका अदें गुणः। अब ये सूत्र क्या कहता है, केवल इसका अर्थ आपको ये समझना है। अदें गुणः ये कहता है कि अ ए और ओ इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, गुण संज्ञा। समझ में आया निकुंज महोदय? फिर से समझना पड़ेगा। देखिए 3 वर्णों का नाम गुण कहलाता है, अ ए और ओ, ये 3 वर्णों को क्या कहते हैं, हम गुण कहते हैं। ये वो वाला गुण नहीं है जो हम लोग ठंडियों में खाते हैं, यह वो एक गुण, एक संज्ञा है। ठीक है, तो आप केवल इतना मात्र समझिए कि अगर मैं कहूँ गुण किसे कहते हैं व्याकरण शास्त्र में, तो आपको क्या बोलना है, अ ए और ओ। ठीक है, क्या बोलना है आपको, अ ए और ओ। अ ए ओ को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभी इसे और अच्छी समझिएगा। सूत्र आया वृद्धि राधई, क्या है, वृद्धि राधई। वृद्धि राधई सूत्र कहता है, यह सूत्र भी एक दूसरी संज्ञा करता है, यह संज्ञा करता है वृद्धि संज्ञा। अब किस किस की करता है, तो देखिए आ आई और औ, इनकी क्या होती है, इनकी कौन संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा होती है। अब देखिए अब इन दोनों में अंतर है कि नहीं है। अब आपको क्या, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है और आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। मैं आपसे एक बार प्रश्न करता हूँ, जिन जिन लोगों से करूंगा आप लोग बताइएगा। किशोर महोदय। हाँ महोदय। अब मैंने ये प्रश्न पूछा कि वृद्धि किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है? फिर से बोलिए महोदय। व्याकरण शास्त्र में वृद्धि किसे कहते हैं? आ ए ओ। आ ए ओ। आ आई ओ। आ आई ओ।
देखिए उच्चारण पहले समझिए। ये जो आ, आई, ए नहीं बोलेंगे, इसे आई बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा है। आ, आई, औ, ठीक है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा कि वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, तो आपको क्या बोलना है? आ, आई और औ, इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अब किसी ने पूछा गुण किसे कहते हैं? ए ओ ओ, इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अब कह दिया कि सूत्र आया कि गुण परे होने पर, मतलब गुण बाद में होने पर। तो गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ, मतलब क्या होगा? अ ए ओ बाद में होने पर। क्या अर्थ निकलेगा इसका? अ ए ओ बाद में होने पर, इसका अर्थ ये निकला। देखिए अब सूत्र कह रहा है कि अपदांत अ को पर रूप होता है गुण परे होने पर। ठीक है, तो पहले हमने ये समझ लिया गुण परे होने पर किसे कहते हैं? गुण परे होने पर अर्थात अ ए ओ परे होने पर। तो हमको गुण समझ में आ गया, गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ को गुण कहते हैं। और सूत्र कह रहा है कि गुण परे होने पर अर्थात अ ए और ओ, यह 3 वर्ण बाद में होने पर क्या करना है? पर रूप होता है। क्या होता है? पर रूप होता है। तो देखिए पर, पहले पर को समझते हैं, रूप समझ में आ जाता है। पर मतलब होता है बाद वाला। पर माने क्या होता है? बाद वाला। और पर रूप माने बाद वाले का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा ही बन जाना, वैसा का वैसा ही बन जाना। पर रूप माने बाद वाला जैसा दिखता है वैसा ही बन जाना। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अपदांत आ को, किसको कह रहा है? अपदांत अ। तो अपदांत अ किसे कहते हैं? जब भी आपको केवल मात्र इतना समझना है कि लोक में जब तक कोई पद नहीं बनता तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एक है अपदम न प्रयुंजीता, जब तक आप किसी भी शब्द को पद नहीं बनाएंगे तब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। केवल आप जैसे देखिए धातु है आपकी पठ, ठीक है निकुंज महोदय? जी सर। देखिए धातु है आपकी पठ, और पठ धातु का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है। तो केवल इतना मात्र बोल दिया जाए कि रामः पठ, रामः पठ। पठ धातु का अर्थ तो क्या है? पढ़ना। पर पठ धातु अभी हमारी पद नहीं बनी है। ठीक है, पद कब बनेगी? तो पद बनेगी जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, जब उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, तब तक वह आपकी क्या कहलाएगी? अपद। तब तक वह आपकी धातु क्या कहलाएगी? अपद। समझ में आया? किसी को भी कब समझना हो तो केवल इतना समझिए, जब आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, धातु और प्रत्यय को जोड़ देंगे, तब वह आपका पद बनेगा। तब तक वह आपका पद नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा? अपद। अपद मतलब ना पद, अपद। जो पद नहीं है वो क्या कहलाएगा? अपद। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। धातु है, इसको यहां समझिएगा, मैं स्क्रीन दिखा के समझाता हूं आपको। धातु है भू हमारी, ठीक है। विकरण क्या लगाएंगे भू धातु से? बताइए। शप लगाया हमने, और शप में इत संज्ञा कर दी। ठीक है, तो इत संज्ञा करने में क्या बचा? अ। ठीक है, अ बचने के बाद में अब बाद में प्रत्यय है ती। बाद में कौन सा प्रत्यय है? ती। अब देखिए कि भू और आ, पहले हम भू और आ के बीच में कार्य करेंगे, इसके बीच में कार्य करेंगे भू और आ। तो अभी वो कार्य क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको शायद मेरे हिसाब से शायद अगली कक्षा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो केवल मात्र इतना अभी इतना बता रहा हूँ कि जब कार्य संपूर्ण हो जाएगा, जब भू और आ के बीच में कार्य हो जाएगा, तब बनेगा क्या? तब बनेगा आपका भव। क्या बनेगा? भव बनेगा।
ठीक है। अब भव बनने के बाद में आपको क्या करना है, भव बनने के बाद में अब देखिए ये आपका भव क्या है, अंग है, अंग है कि नहीं है जी। क्योंकि टी प्रत्यय है और टी प्रत्यय से पूर्व में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अंग कहलाएगा। इस कारण से भव आपका अंग है। अब ये कैसा अंग है बताइए? अदंत अंग है। अदंत अंग है। अदंत माने जिसके अ से अंत होने वाला हो, जिसके अंतिम में आ हो, ठीक है, वह आपका क्या कहलाएगा, अदंत अंग कहलाएगा। इस कारण से ये क्या है, हमारा अदंत अंग है। तो अदंत अंग, अब सूत्र आया अतो गुणे, वह क्या कहता, ठीक है, इतना आपको समझ आया पहले भी आपको? अब हम टी की जगह प्रयोग कर लेते हैं, अंति आता है ना, तीतः अंति, अंति का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अंति के लिए प्रयोग करेंगे इस सूत्र का, तो गुणे। तो देखिए यह हमारा अंति है, अंति क्या है, हमारा प्रत्यय है, समझ में आ रहा है आपको? अंति क्या है हमारा, ये प्रत्यय है। अब प्रत्यय अभी तक हमने जोड़ा नहीं है, धातु में जोड़ा है क्या, नहीं जोड़ा है, तो जब तक हम जोड़ेंगे तब तक वो पद बनेगा नहीं बनेगा। तो अभी यह मात्र क्या है, अपद है आपका। तो भव क्या है आपका, अपद, ठीक है। अब देखिए अपद, अपद के अंतिम में आ है कि नहीं? तो अपद के अंतिम में आ है, निकुंज महोदय। हाँ सर, सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? जी जी, अपद लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहे हैं। तो देखिए भव, आपको केवल मात्र इतना समझना है अपद क्या है, कि जब तक आप धातु और प्रत्यय को जोड़ेंगे नहीं तब तक वह आपका अपद कहलाएगा, ठीक है। धातु और प्रत्यय को जोड़ेंगे जब तक वह आपका क्या कहलाएगा, अपद कहलाएगा। तो ये भव क्या है, महोदय विकर्ण जोड़ने के बाद भी पद जो है क्या पद ही कराएगा क्या? जी, विकर्ण जोड़ने के बाद भी अपद ही कराएगा? हाँ जी, विकर्ण जोड़ने के बाद ही अपद कहलाएगा, क्योंकि तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय जुड़ने के बाद ही पद कहलाता है। तो ये जो अंति है यह आपका तिंग प्रत्यय है, तो जब आप तिंग प्रत्यय को जोड़ेंगे तभी आपका पद कहलाएगा। तो देखिए अब यहाँ की जो प्रक्रिया है अब इसको समझना है। तो देखिए भव में क्या है, आ, मैं इसको अलग लिख देता हूँ, ठीक है, भव प्लस आ, और देखिए अंति का आ, ठीक है। ये अब इन दोनों के बीच में देखिए दोनों आ कैसे आ हैं, एक आ है आपका भव का आ और दूसरा क्या है आपका अंति का आ, अंति का, ठीक है। तो कह रहे हैं पहला वाला आ कैसा है, अपद आ, ठीक है। केवल मात्र अपद समझ, इतना समझ आया कि आ है, ये कैसा आ है, अपद आ है। इसके बाद में गुण परे होने पर क्या होता है, गुण परे होने पर। तो गुण क्या होता है, गुण क्या क्या होता है बताइए कोई? अ ए ओ, अदें गुणः अ ए ओ, हाँ, अदें गुणः आ ए ओ, अदें गुण सूत्र बोलेंगे ना साथ में तो आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ में। तो ये जो बाद में आ है यह आपका गुण है, क्योंकि आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, या तो आ हो या ए हो या ओ हो, इन तीन वर्णों को गुण कहते हैं। तो अब बाद में आ गुण है आपका। तो सूत्र ने कहा कि अपदांत आ को पर रूप होता है गुण परे होने पर, क्या होता है, गुण परे होने पर। तो देखिए दोनों के स्थान पर इस सूत्र का अर्थ क्या है कि अपदांत आ को गुण परे होने पर दोनों के स्थान पर रूप होता है। तो भव का जो आ है और अंति का जो आ है, तो देखिए पहले इन भव के आ को क्या करेंगे हम, भव का आ है अपद आ से अंति का आ जो गुण परे होने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका पर रूप हो जाएगा। मतलब कि उन दोनों के स्थान पर जो बाद वाला वर्ण है क्या है आपका आ, केवल मात्र वह बैठ जाएगा। समझ में आया? या मेरे हिसाब से भी आप लोगों को मुश्किल ही समझ में आ रहा होगा काफी लोगों को, क्योंकि आपका अभी बेस बना नहीं है, ठीक है। आपका जो बेस बना नहीं है वो मेरे कारण से नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे आपको संधि भी सिखानी चाहिए थी,
तो हो सकता है कि अगली कक्षा में मैं आपको संधि सिखाऊं, ठीक है। तो कोई ये मत सोचिए कि हम विषय से इधर उधर जा रहे हैं, हम विषय में ही रहेंगे। मैं केवल मात्र वह संधि सिखाऊंगा आपको जो आपको अब प्रक्रिया में प्रयोग होगी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद आप भवती पठती ये सब बनाने लग जाएंगे, तो इसलिए आपको संधि भी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए भव क्या कहता है सूत्र, अपद दांत अ को गुण परे होने पर दोनों के स्थान पर रूप होता है, ठीक है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाद वाला क्या है अ, तो दोनों के स्थान पर केवल मात्र एक अ बचेगा। क्या बचेगा, केवल मात्र एक अ बचेगा। तो क्या बन जाएगा, जोड़ देंगे तो भवंती बन जाएगा आपका। समझ में आया आपको? हाँ महोदय। हाँ महोदय। ऐसा करते हैं, इस सूत्र को आपने यहाँ समझ लिया। अभी मेरे को बता सकते हैं कि मेरे पास कितना समय है? हाँ, 5 मिनट, 20 मिनट तक कर सकते हैं। सवा 10 मिनट, 10:15 तक करते हैं, बाद में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जी महोदय। तो देखिए अब आपकी इस कक्षा को मैं क्योंकि हम एक सामान्य तरह पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले आज से ही आगे का विषय समझने से पहले मैं आपको संधि समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, संधि। तो संधि कौन सी पढ़ेंगे, देखिए संधि पढ़ेंगे हम अच संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, अच संधि। अच माने स्वर, स्वर। और हम समझेंगे स्वरों की संधि। स्वरों की संधि मतलब स्वर संधि। अच संधि के बारे में थोड़ा सा विषय समझते हैं। जहां दो अच होंगे, जहां एक साथ दो अच होंगे, वहां पर अच संधि होगी, ठीक है। अच संधि का पहला सूत्र आपका है, अच संधि का आपका पहला सूत्र है इको यणच, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, पर इसको पढ़ते पढ़ते आप लोगों को मजा आने लगेगा। इको यणच, ठीक है। अब इको यणच देखिए, एक मिनट देखिए, इको यणच सूत्र है आपका इको यणच। यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर क्या होता है, यण होता है अच परे होने पर। क्या कहता है, इक के स्थान पर यण होता है, क्या होता है, यण, यण होता है अच परे होने पर। पृष्ठ क्रमांक 25। हाँ, तो देखिए इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। तो एक बात बताइए मेरे को निकुंज महोदय, आपको इसमें सामान्यतः कौन कौन से वर्ण ऐसे लग रहे हैं जो आपने पहली बार आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? ये तो इक और यण तो प्रत्याहार हो गया ना सर। ये सारे, अच्छा हाँ देखिए, एक एक देखिए, आप इतना आपको इतना पता होगा के स्थान पर, इतना तो आप हिंदी में समझते हैं। जी जी, होता है भी समझते हैं, परे होने पर मतलब बाद में होने पर। आप सभी के लिए जो नई चीज है वो क्या है, इक। इक नया है, यण नया है, और अच तो आप कई बार यूज कर सकते हैं ये भी, पर लेकिन आपके लिए नया है। तो किसी व्यक्ति को यह सूत्र आपको किसी भी व्यक्ति को यह सूत्र समझना होगा, तो वो कब समझेगा, जब उसको प्रत्याहार बनाने आते होंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रत्याहार बनाना सिखाते नहीं है और एकदम से इको यण से समझाने लगते हैं, तो अगला वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इस सूत्र को समझेंगे, देखिए बहुत आसान है। कह रहा है इक के स्थान पर, तो अभी बताइए इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कोई बता सकता है? ई उ देखिए आप सभी लोग बोल रहे हैं ई उ रिल री, तो मतलब आपको इक का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको इक माने हो गया री और री आपका, ठीक है। अब कह रहे हैं ई उ रिल री,
मतलब इक क्या होता है, इक के स्थान पर यण होता है। यण क्या होता है बताएंगे कोई? या और अल होता है शायद। नहीं नहीं, यण होता है। अभी देखिए आप सुनिए, इसके स्थान पे क्या होता है? यण होता है। यण मतलब य, व, र और आपको क्या है ल। ठीक है, अब क्या है? अच परे होने पर। तो अच माने स्वर। स्वर में देखिए कौन कौन से आते हैं, मैं जल्दी से देता हूँ। स्वर ये आपके स्वर हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में बहुत आसान समझते हैं। मत क्या कह रहे हैं? ई उ रिल री। एक मतलब ई उ रिल री के स्थान पर यण होता है। यण मतलब या व र ल होता है। कब होता है? अच परे होने पर। अच माने स्वर परे होने पर। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये क्या है? आपके स्वर है। इनके स्वरों के परे होने पर क्या होगा? आपको इको यणची से यण करना है। इक के स्थान पर क्या करना है? यण। तो इसको क्या कहते हैं? इको यणची से यण करना। समझ में आया सभी को? अब देखिए, अभी पहले समझ लिया, अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। अब अभी हमने केवल अर्थ समझा है, अब इसका उदाहरण बताते हैं। इसका उदाहरण बताते हैं। सुधी प्लस, चलिए सुधी तो सभी लोग लेते हैं, हम लोक में प्रचलित लेते हैं। यदि प्लस अपी। ठीक है, यदि प्लस अपी। तो देखिए, आप लोगों में से काफी लोग टीचर हैं। आप लोगों ने हिंदी, जब आपने हिंदी में व्याकरण पढ़ी होगी, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपको ये पूरा बनता क्या है? यद्यपि बनता है। बनता है यद्यपि। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए भी, और एक बार जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। बनेगा क्या? यद्यपि आपका। अब ये बनेगा कैसे, हमको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए, यदि में अंतिम में क्या है? ई। ठीक है, और अपी में स्टार्टिंग में क्या है? अ। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो एक बात कोई व्यक्ति बता सकता है कि जब ट्रेन जुड़ती है, तो ट्रेन से जब एक डब्बा जुड़ता है दूसरे डब्बे से, तो किस प्रकार जुड़ता है? कोई बताइए, इसका कौन सा भाग जुड़ता है? ये बताइए कोई इसके लिए। पीछे वाला अंतिम भाग। एक का पूर्व पर पहले का और बाद का। बाद का और बाद का पहले का। पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का द्वितीय पद का पहला। हाँ जी, मतलब पहले वाले का पहले वाले का अंतिम का, और दूसरे वाले का। ठीक है, समझ में आया सभी को? इतना समझिए कि जब भी आपको एक रस्सी को जोड़ना होगा, तो आपको पहली वाली रस्सी का अंतिम वाला भाग और दूसरी वाली रस्सी का स्टार्टिंग वाला भाग, दोनों को पकड़ के तभी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ संधि माने मतलब जोड़ना। संधि माने क्या होता है? जोड़ना। अब आपको जोड़ना है, किसको जोड़ना है? स्वरों को जोड़ना है। अच संधि है, मतलब स्वरों को जोड़ना है। तो पहला वाला स्वर कहाँ होगा? अंतिम में होगा, और दूसरा वाला स्वर कहाँ होगा? स्टार्टिंग में होगा। तो दोनों स्वरों को जोड़ना है, इसलिए क्या है? ये आपकी अच संधि है। तो पहला देखिए, यद्यपि में आपका क्या है? ई है। ठीक है, अंतिम वाला स्वर क्या है? ई। इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे सभी लोगों को। और उसके बाद में अपी का क्या है? अपी का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? अ। इसको मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब हमको जोड़ना, किसको जोड़ना है? यद्यपि और अपी। तो इनमें से यदि है, इस पूरे को नहीं जोड़ेंगे, इसके केवल अंतिम वाले मात्र को कार्य करेंगे हम। किसको कार्य करेंगे? अंतिम वाले को। जिस प्रकार ट्रेन पूरी होती है, ट्रेन में हर हिस्सा होता है, तो हर हिस्सा नहीं जुड़ता है, आगे का हिस्सा नहीं जुड़ता है, पीछे बीच का नहीं, केवल मात्र पहले वाले का अंतिम वाला और दूसरे वाले का पहले वाला भाग जुड़ता है। तो यद्यपि में, यदि में जो ई था वह, यह आप मान लीजिए आपका एक ट्रेन का डब्बा है और इसका अंतिम भाग कौन सा है? ई। यह जुड़े, यह
इसमें कार्य होगा और अपी का जो अ है इसमें कार्य होगा। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है, एक बार निकुंज महोदय सूत्र का अर्थ बोलिए। इको यनची, ई के स्थान पर, हाँ इको यनची, तो ई के स्थान पर य आएगा। इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। तो इक मतलब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, पूर्व वाला पद। क्या ढूंढना है आपको, पूर्व वाला पद। एक बात बताइए, आप पहला और दूसरा का ज्ञान कब कर पाएंगे, जब दो लोग हों। जब दो लोग हों तभी तो आप पहले और दूसरे का ज्ञान करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे दो मित्र कहीं जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि पहला वाला ऐसा है और दूसरा वाला ऐसा है, और केवल मात्र पहला वाला एक ही व्यक्ति जा रहा हो तो आप बोलेंगे क्या कि दूसरा वाला ऐसा है। यदि आपने बोला कि दूसरा वाला ऐसा है मतलब कि पहले वाला भी है कोई, और यदि आप बोलेंगे पहला वाला ऐसा है मतलब दूसरा वाला भी कोई है। तो ये कह रहा है, सूत्र कह रहा है अच परे होने पर। क्या कह रहा है, अच परे होने पर, अच बाद में होने पर, मतलब बाद में अच हो तो पूर्व में भी तो कुछ होगा। यदि बाद में अच हो तो पूर्व में भी कुछ होगा। तो पूर्व में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इक ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, इक। पूर्व वाले पद में आपको ढूंढना है, पूर्व के अंतिम वाले में ढूंढना है आपको इक। इक मतलब ई उ रिल री। तो ई उ रिल री के स्थान पर क्या होता है, यण होता है। यण मतलब या व र ला होता है। क्या होता है, अच पर होने पर। तो आ ये स्वर है। तो देखिए इक है, इक के बाद में आपको स्वर मिल गया, स्वर है आपका अ। तो अब ई के स्थान पर क्या होगा, या होगा। ठीक है, क्रम से हम करेंगे। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे रा और री के स्थान पर ला। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो हमने ई के स्थान पे क्या कर दिया, या कर दिया। तो अब इसको पूरे को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है। यद्यपि बनेगा आपका। क्या बनेगा आपका, यद्यपि। अब आप यद्यपि बन गया आपका। कैसे बना, अभी कोई बोले कि ये था कैसा है, यद्यपि, किसी व्यक्ति ने बोला यद्यपि, तो आपको क्या बोलना है, ये यद्यपि तो ठीक है, पर यद्यपि का मतलब क्या होता है, यदि अपि। यदि अपि, तो यद्यपि इस प्रकार बना है। अब जैसे देखिए काफी, अब अगला एक ई का समझ में आया। तो अभी तो मेरे पास समय है, मैं एक और समझाता हूँ। हाँ जी, अब देखिए आपने सुना होगा प्रत्येकम, सुना है प्रत्येकम, प्रत्येकम। हाँ महोदय। प्रत्येक, आपने सुना होगा सभी को कि प्रत्येक व्यक्ति को दो, हिंदी में सुना होगा प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक को समझिए। प्रत्येक में प्रति एकम, प्रति एकम। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एकदम से देखिए, सभी लोग दिमाग इधर देखिए, स्क्रीन पर रखिएगा कि आपको पूर्व वाला पद होगा जो आपका, पूर्व वाले पद में यदि अंतिम में ई मिलेगा तो ई को या बनाना है। कब बनाना है, यदि बाद में कोई भी स्वर होगा तो, कोई भी स्वर हो। ठीक है, अभी केवल इतना समझना है, यदि इसके ऊपर प्रश्न वही व्यक्ति मतलब उठा सकता है गलत प्रश्न जिसने व्याकरण और पढ़ी हो, और जो अभी पहली बार पढ़ रहा हो वह इस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। इसलिए मैं आपको सामान्य बता रहा हूँ, कोई भी स्वर पर में होगा तो आपको ई के स्थान पर क्या करना है, या करना है। तो केवल देखिए अब बाद में ई है, ई के बाद में क्या है, ए। तो आप केवल मात्र ई को क्या करेंगे, ई को या। तो ई को या कर दिया आपने तो क्या बन गया, प्रत्यय। और एकम को जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रत्येकम। समझ में आया, प्रत्येकम। आप लोग सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप इसको याद कैसे करें। तो आपको ऐसे याद करना है, ई के स्थान पे या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। ठीक है, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला होता है। कब, यदि बाद में कोई भी स्वर हो तो। हाँ,
अच बोलिए, स्वर बोलिए, आपकी बात है वो, ठीक है। अब समझ में आया आप सभी को? अगला देखिए, आया, आपने सुना होगा नद्युदकम, नदी उदक, वो इसे आगे छोड़िए, मधु अरी। आपने किसी उसका नाम सुना है, मधु राक्षस का? होता है। ठीक है, तो मधु नाम का एक राक्षस था, उसको मारने वाले तो क्या कहेंगे, मध्वरी। ठीक है, ये मध्वरी कौन है? ये मध्वरी है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, तो मधु अरी में संधि कैसे हुई है वो देखते हैं। मधु में ऊ है और बाद में क्या है, अरी का अरी। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो, आप कुछ लोग आगे जाके प्रश्न उठा सकते हैं, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ जो इक लिखा है, इक में मैंने लिखा है ई उ रिल री। इसका मतलब यह नहीं है केवल मात्र की ह्रस्व री ई हो तभी होगा। यदि दीर्घ ई होगा तब भी आपको दीर्घ ई को भी आपको यह कर देना है। ठीक है, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, उन दोनों को हो जाएगा। एक बार मध्वरी से पहले हम दीर्घ वाले का समझ लेते, नहीं तो लोगों का प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए, सुधी प्लस उपास्य, ठीक है, शुद्धि उपास्य। अब शुद्धि उपास्य कहते हैं विद्वान को कहते हैं, शुद्धि उपास्य किसे कहते हैं, विद्वान को। अब देखिए, शुद्धि में दीर्घ ई है, क्या है, शुद्धि में दीर्घ ई है। अब उसके बाद में आप, मैं क्या बताया था, ई को या होता है स्वर परे होने पर, ऊ को वा होता है स्वर परे होने पर, री को रा होता है स्वर परे होने पर, री को ला होता है स्वर परे होने पर। तो ई को या हो जाएगा, तो देखिए ई को या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, शुद्ध, ई है शुद्ध, शुद्ध शुद्ध है नहीं, शुद्ध, शुद्ध ई को अलग कर, हाँ, ई को अलग कर दिया। देखिए, पहले ई अलग कर दिया ना हमने, ई को हमने अलग कर दिया है, ठीक है, और ई को अलग करने के बाद में हमने इस ई के स्थान पर क्या कर दिया, या। अब या कर दिया तो जो या है वो मिल गया धा में, तो क्या बन गया, ध्या, क्या बन गया, ध्या। और या में ऊ मिल गया तो क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य, क्या बन गया, शुद्ध्युपास्य। समझ में आया? यदि अब कोई व्यक्ति प्रश्न मत करिएगा कि हमको यहाँ पर इक से ह्रस्व को लेना है या दीर्घ को लेना है, यहाँ पर आपको दोनों को लेना है। और जो बाद में अच आया है, जो अच आया है, अच में का मतलब ये नहीं कि केवल बाद में ह्रस्व अ हो तभी आपको ये कार्य करना है, नहीं, आपको चाहे बाद में दीर्घ आ मिले, चाहे ह्रस्व ई मिले, चाहे कुछ भी मिले, आपको वहां पर कार्य कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए, शुद्ध्युपास्य बन गया मधु अरी। तो मधु अरी में देखिए ऊ है, तो बस वही एक ही कंडीशन है, सभी चीजों की एक ही कंडीशन है। मैंने आपको बता दिया कि ई को या करना है स्वर बाद में हो, ऊ को वा करना है स्वर बाद में हो, री को रा करना है स्वर बाद में हो, री को ला करना है। यदि कोई भी स्वर बाद में हो तो ऊ को क्या करना है, ऊ को क्या करना है, कोई बोलिए, वो करना, अलग करिए, सबसे पहले ऊ को अलग करिए, मधुरी, ठीक है, ऊ को ऊ के स्थान पे क्या करना है, वाह, वाह कर दिए। तब बाद में कोई भी स्वर हो तो अ है ना, अ आपका स्वर है, तो इसलिए आपने ऊ के स्थान पे वाह कर दिया। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने से पहले क्या बनेगा, धा और बन जाएगा मध्व, और अरी जोड़ के बन जाएगा, वा में आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मध्वरी, ठीक है ना, क्या बन जाएगा तो मध्वरी। ऐसे ही इसी प्रकार, अब देखिए बस आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको ऊ मिले पूर्व वाले पद में, वहां आपको क्या करना है, वाह करना है। तो केवल जैसे गुरु आदेश है, क्या है, गुरु आदेश, आदेश, तो बस ऊ को हटा दो, पहले गुरु, गुरु है तो गुरु में ऊ को हटाओ, तो क्या है, गुर ऊ आदेश, गुर ऊ आदेश। अब ऊ के स्थान पे वाह कर दो, गुर व आदेश, तो गुर्वादेश, समझ आया? अब कहते प्रत्युपकार, प्रत्युपकार,
उपकारः। अब देखिए प्रत्युपकार में क्या है, प्रति उपकारः, तो प्रति में ई है और ई को क्या करना है आपको, यह, तो ई को यह करा तो आपको बन गया, क्या बन गया, प्रति प्रत्यय, और उपकार जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकारः। समझ में आया सभी को? ऐसे हाँ कहते हैं। महोदय, भू आदिक अवादिक टी का भी वैसे ही भवती हो गया ना। हाँ ऐसे देखिए, अब देखिए, हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। अब जैसे हम कहते हैं भ्वादि, भ्वादिगण, तो देखिए भू जिसके आदि में है, भू प्लस क्या है, आदि, आदि। ठीक है, तो भू आदि है, तो बस आपको क्या करना है, देखिए पहले वाले पद में आपको या तो ई हो, तो ई को या करना है, ऊ को वा करना है, तो ऊ को क्या कर दिया आपने, व, ठीक है, ऊ को अलग करिए पहले, और ऊ के स्थान पे क्या कर दिया आपने, वा कर दिया, और अब जोड़ दिया तो वा में आ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, वादी, ठीक है, और भा जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, भ्वादि। बना नहीं बना? बहुत अच्छा बताया। क्या नाम था, किसने बताया? समता जी, समता जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि भू आदि भ्वादि, ठीक है। आप ऐसी आप पढ़ेंगे आप आगे जाके, तो आपको धीरे धीरे करके आपको कहीं पर भी आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप केवल मात्र इतना समझिए, और आगे का मैं विषय आपको इसको इको एनर्जी को और अच्छे से समझाता रहूंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। ओके मनीष जी, अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मनीष महोदय, मैं स्टार्ट करता हूँ और बाकी सब जिसको क्वेश्चन है हाथ ऊपर करिए। मनीष महोदय, ये इको एनर्जी जो है उसमें उ ऋ, तो अभी आपने वो दीर्घ का भी बोला, वो कहाँ से आया? ये देखिए, इसका आपको जैसे कहते हैं ना, स्वरों के स्वर, जैसे अयोड़ में अ है, ठीक है, तो आ हमने आ को मुख्य को बोल दिया हमने, ठीक है, मुख्य को बोल दिया, पर हमने उसके अंग को, भाग को बोले नहीं। भाग क्या होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जब हमने किसी एक को बोल दिया और उसके भागों को बोलने की हमें जरूरत नहीं है। जिस प्रकार मैंने उदाहरण आपको दिया था कि जैसे घर में हमारे शादी का कार्ड आता है, तो हमारे मुख्य कौन है, हमारे पिताजी, या घर का कोई भी मुखिया होता है तो उसके नाम पे कार्ड आता है, और हम सब क्या है, उनके भाग हैं, हम सब उनके भाग हैं। तो यदि एक मुख्य व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो उसके भागों का भी ग्रहण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आगे बोलने लगे कि जी आप शादी में क्यों नहीं आए, जी आपने मेरे पापा का नाम दिया था, मेरा नाम नहीं दिया था, इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा, तो उससे अभी और एक प्रश्न है। उसका मतलब जो प्रत्यय है वो प्रत्यय सब कवर करेंगे, अश्व, दीर्घ और प्लुत तीनों? हाँ जी, अगर एक हमने बोला है तो वो सब कवर करते हैं। हाँ जी, ओके, धन्यवाद, अभी क्लियर हुआ। अस्तु, श्यामला जी, मैं नाम बोलूंगा, वो प्रश्न पूछेंगे अनम्यूट करके। महोदय, अतोगुणे थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए, अतोगुणे। यदि आपको अतोगुण नहीं समझ में आया अभी, तो अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अतोगुण से पहले आप ये जो संधि पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसको दीजिए। संधि समझ में, हाँ संधि समझ। अभी आज कक्षा में ये संधि कर रही है, अगली कक्षा में मैं स्वर संधि आपकी पूरी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपको संधि पढ़ानी चाहिए। कौन सी? अभी केवल मात्र स्वर संधि पढ़ानी चाहिए, तो अगली कक्षा में आपकी स्वर संधि पूरी हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है स्वर संधि जब पूरी हो जाएगी आपकी, तो आपको ये जो अतोगुणे, ये जो सब छोटे छोटे सूत्र है ना, ये आपको ऐसे लगेंगे कि ये बस इतना सा अर्थ है इसका, बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो उस अतोगुणे को समझने के इससे पूर्व में आप पहले ही संधि के सूत्र समझ लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अग्रे अम्बुक्षा बनर्जी महोदय। महोदय, आप परुरूप आदेश के लेकर समझाया, विनती है आप ए के लेकर परुरूप आदेश समझाइए। महोदय, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अम्बुक्ष महोदय, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर। अस्तु, अग्रे आप बाद में पूछिए, थोड़ा चेक करके अपना सिस्टम। महेश महोदय,
हाँ गुरुदेव, जब भवती बनता है तो भू धन अधंती, इस स्थिति में भव बनाने के लिए यहाँ पे यण संधि होगी या अयादि संधि होगी? यहाँ अयादि संधि होगी। ठीक है। जी। आपने ये प्रश्न उठाया, इसका मतलब ये है कि आप अयादि संधि पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अयादि संधि, यहाँ पर अयादि संधि होगी और अयादि संधि आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था अपनी स्मृति के लिए कि भू को भू कैसे हो जाएगा? भू को भो, आप केवल अभी हाँ, आपका जो प्रश्न है स्मृति के लिए मैं बताता हूँ। सार्व धातु का आर्ध धातु का योग हो, इस सूत्र के द्वारा होता है। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। सुषमा अग्रवाल महोदया। हाँ मनीष जी, ये जो अंग कार्य हम कर रहे थे अजंत धातु, तो ये जो अजंत धातु हैं अकारांत आकारांत, ये सब विकरण लगने से पूर्व वाली ही धातु हैं? कोई भी मान लीजिए, उन्होंने अंग कहा है, उन्होंने क्या कहा है? अजंत अंग। हाँ मतलब अंग है, जैसे हलंत धातुओं में पठ जी। अंग दो प्रकार का बनता है, मैंने आपको बताया कि एक अंग बनता है जब आप शप विकरण लगाएंगे। ठीक है। तो शप विकरण के लिए अंग केवल क्या रहेगा? आपकी धातु रहेगी केवल। ठीक है। बताया था अभी कि केवल शप विकरण के लिए केवल आपकी धातु अंग रहेगी। और जब आप प्रत्यय लगाएंगे, ती प्रत्यय या फिर ती तहा अंति कोई भी प्रत्यय लगाएंगे ना, हाँ जी, तो उन प्रत्यय के लिए आपका अंग क्या रहेगा? धातु भी रहेगी और विकरण भी रहेगा। ठीक है जी। तो अब यदि आपने बोला कि मैं अगर ये बोल लूं कि केवल धातु रहेगी, तो धातु फिर विकरण अंग नहीं बन पाएगा। पर ऐसा नहीं है, जब आप विकरण को निमित्त मान करके कार्य करोगे तो विकरण के लिए धातु के अंग क्या रहेगा? केवल धातु। और जब प्रत्यय को निमित्त मानोगे, जब तीतहंती प्रत्यय को निमित्त मानोगे, तो उनके लिए अंग क्या रहेगा? धातु और विकरण। ठीक है। जैसे देखिए, भू है, भू धातु थी आपकी, भू प्लस शप प्लस टी है। ठीक है। तो केवल मात्र अब इतना समझिए कि मैंने कहा आपसे, क्या कहा कि प्रत्यय से पूर्व वाला, प्रत्यय से पूर्व वाला आपका अंग कहलाता है। तो शप प्रत्यय है, तो शप प्रत्यय से पूर्व वाला क्या है? भू। शप प्रत्यय से पूर्व वाला क्या है? भू। तो शप प्रत्यय के लिए अंग क्या है? केवल भू। ठीक है। शप प्रत्यय के लिए अंग है केवल आपका भू। और हमने बोला कि ती प्रत्यय के लिए अंग क्या क्या है? तो ती प्रत्यय के लिए भू भी अंग है और शप भी अंग है। समझ में आया आपको? जी। नहीं, प्रश्न मेरा ये है कि अजंत धातु और हलंत धातु दो विभाग हो गए धातुओं के। अब हलंत धातुओं में ओरिजिनल धातु हैं, जैसे अदुपद तो पट हो गया। तो ये अजंत धातु में अकारांत धातु है, तो अगर ये विकरण लगने के बाद वाली है तो विकरण लगने से पहले भी तो ये हलंत हो सकती है ना, जैसे गण। तो अगर ये विकरण लगकर धातु है तो गण हो गई, विकरण लगने से पहले है तो गण, ण हलंत हो गया, तो ये हलंत धातु हो जाएगी। देखिए, जब आप विकरण के लिए देखेंगे तो गण आपकी रहेगी हलंत धातु। ठीक है जी। और जब आप विकरण मिलाने के बाद प्रत्यय के लिए देखेंगे तो तब ये बन जाएगी आपकी अदंत धातु। अच्छा। मतलब अकारांत, अजंत मतलब। समझ में आया आपको? तो ये जो आपका प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पर ये आपको धीरे धीरे करके जब आप पढ़ने लग जाएंगे ना, अभी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, तो आपका ये कारण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मनीष जी, पूर्व कक्षा का एक प्रश्न था जिसका उत्तर आप इस कक्षा में देने वाले थे। पूर्व कक्षा का एक प्रश्न था, अजाति धातुओं में सामान्य कार्य हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने उखी के लिए पूछा था पूर्व कक्षा में। आपने उखी के लिए पूछा था? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये उखी में आपका उखी है, तो उसको हमने दूसरे कर दिया, क्या बन गया? उखी खी बन गया आपका। ठीक है जी, उखी खी। उखी खी में अभी बताइए कि उखी खी में जो पूर्व वाला है, पूर्व वाला क्या है आपका? खी। आपका बन जाएगा अभ्यास। ठीक है ना?
अभ्यास से पूर्व वाला उसी का जो की भाग है वो आपका क्या है, अभ्यास। तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसमें आप जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं ना वो आप वो लगा सकते हैं, आप उसमें कोष्ठी भी लगा सकते हैं, ठीक है, और अच्छा भी लगा सकते हैं जो प्राप्त होगा। ठीक है। और एक और धातु है रुच्छ, रुच्छ का हम कैसे करेंगे? क्या एक बार बोलिए, रुच्छ? रिच्छ, हाँ रिच्छ रिच्छ रिच्छ, जैसे आपने हाँ आपने प्रश्न किया था, लिखा था, तो रिच्छ धातु है, ठीक है आपकी जी, ऐसी है ना, इस प्रकार है ना, देखिए रिच्छ, हरिओम, हाँ जी हाँ जी। रिच्छ इसमें धातु इस प्रकार है। अब हाँ देखिए जी निकुंज महोदय, जी सर, ये मान के चलिए कि आपको तैयार होना है, सभी को तैयार होना है, तो मैं आपको बोलता हूँ रिच्छ धातु कैसी है। एक प्रश्न आपसे ये है, बताइए, एकाच है कि अनेकाच? एकाच। एकाच। तो मैंने क्या बताया था, एकाच धातु को कैसे द्वित्व करना है? द्वित्व हो जाएगी, पूरी की पूरी धातु को द्वित्व करना है, पूरी धातु को द्वित्व करना है, तो क्या बन जाएगा, रिच्छ रिच्छ बन जाएगा आपका, ठीक है ना। रिच्छ रिच्छ बन गया, ठीक है। अब बताइए इनमें अभ्यास कौन सा है? पूर्व वाला रिच्छ। सूत्र, अब देखिए सूत्रों के साथ बोला था थोड़ा थोड़ा, पूर्वोभ्यास। हाँ पूर्वोभ्यास। तो यदि आप, अब मैंने आपसे पूछा गुण किसे कहते हैं, और यदि आप कहेंगे अ ए ओ, वो बात ठीक है, पर आप एक बार बोल लीजिए सूत्र के सहित बोलिए, अदें गुण। तो आप अदें गुण बोल दिया ना, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को अर्थ पता ही होगा, ठीक है जी। तो सूत्र, अब थोड़ा थोड़ा हम एक स्टेज से बढ़ रहे हैं अब आगे, तो हम अपने आप को परिवर्तन लाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। अब हमने पूर्वाभ्यास, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होगी। अब देखिए अभ्यास संज्ञा होने के बाद में अभी हमारा अर्थ, सूत्र का अर्थ क्या है कि आदि हल, हलादि शेष, क्या है, हलादि शेष, आदि हल, पहला हल ही शेष बचेगा, अन्य हल का लोप होगा। तो यहाँ बताइए पहला हल है कि स्वर है? स्वर। तो यहाँ पहला हल नहीं है, तो और कि यदि पहला हल होगा तो केवल वही स्वर, वही शेष बचेगा, और सबका लोप हो जाएगा। तो यहाँ तो पहला हल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल री बचेगा और चा छा का इसका से लोप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी, जी। तो बनेगा आपका री रिच्छ, री रिच्छ, ठीक है। अब देखिए जैसे अब आगे बात हुआ आपकी उख, ठीक है। अब उख में क्या बनेगा, उख 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 बना जी। उख में अब पूर्वाभ्यास हलादि शेष, तो क्या बन जाएगा, ऊख बन जाएगा जी। ठीक है दादा, नमस्ते। ठीक है। हाँ गुरुजी, उखी में जो खी किया, तो पूर्वोभ्यास जो मतलब पूर्व वाला अभ्यास है, उसमें उरत सूत्र लगाकर हम अर कर देंगे, फिर उसमें हलादि शेष करके सिर्फ अ को बचाएंगे। क्या 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 सुंदरी में उखी धातु थी, उखी में हमने द्वित्व करके उखी खी किया। हाँ। फिर जो पूर्व वाला खी था जी, उसमें हमने वो किया, कुहोष्टु से की कर दिया। हाँ जी, की कर दिया। कुहोष्टु से पहले उखी छा करें, उच्छी कर देंगे, उच्छी। हाँ नहीं समझ क्या, उखी है आपकी धातु, क्या है, उखी, उखी 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 है, ठीक है, सॉरी उखी खी है, ठीक है। अब आपने पूर्वाभ्यास, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा कर दी, ठीक है। कुहोष्टु कवर्ग को चवर्ग होता है, तो कवर्ग का पहला वर्ण क्या है, दूसरा वर्ण है ख, तो इसको क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, छ, क्या बन गया, तो छी बन गया, ठीक है। अब क्या हो, अब क्या था, अभ्यास है चर्चा, अभ्यास को चर होता है, मतलब कि अभ्यास में यदि द्वितीय वर्ण हो तो उसको पहला होता है, तो ये ची हो जाएगा, ची हो जाएगा, ची हो जाएगा, ठीक है जी। अभी केवल इतना समझिए, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है।
और यदि इसमें कुछ और विशेष कार्य होगा तो आगे चल के पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। एक बात सभी से फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप केवल इसमें उखी में उखी था, इसमें केवल खी, पहला जो खी भाग है वही अभ्यास है, ना कि ऊ। ठीक है ना जी। हाँ हाँ। भाग को आप युक्त करेंगे, केवल वही भाग आपका पूर्व वाला अभ्यास होगा, ना कि पूरी की पूरी धातु। ठीक है जी, धन्यवाद। अग्रे डॉक्टर महोदय रिच को एक बार फिर बता दीजिएगा काइंडली, रिच का जो डी कैसे रह गया सिर्फ? देखिए जब रिच हो गया और पूर्वाभ्यास से पूर्व वाली की अभ्यास संज्ञा होगी तो हलादि शेषा सूत्र कहता है कि आदि हल, आदि माने क्या होता है? पहला। यदि पहला वर्ण आपका हल है तो वही शेष बचेगा, अन्य हलों का लोप होता है। यदि मैं यह कहूँ इस सूत्र का अर्थ ऐसे कहूँ कि यदि अभ्यास में कोई भी हल हो, यदि अभ्यास में हल हो तो उसका लोप होता है यदि हल पहले हल को छोड़कर, पहले हल को छोड़कर। अभ्यास में हल का लोप होता है पहले हल को छोड़कर। तो देखिए अभ्यास में क्या था आपका, इस प्रकार था। ठीक है, अभ्यास में हलों का लोप होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहले हल को छोड़कर। हाँ, पहले हल को छोड़कर तो चा छा का लोप हो जाएगा। और ये चा है आपका, ये पहला हल है क्या? नहीं, ये आपका दूसरा है। ये हल आपका कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण है कि नहीं? समझ में आया? हाँ जी। तो इस कारण से केवल री बचेगा, उख में केवल ऊ बचेगा, उख बनेगा। ठीक है महोदय, 21 सूत्र से क्या यदि मतलब जो है कि पहला हल बचना चाहिए तो चा तो बचना ही चाहिए ना। पहला वो जो चा है वो आपका पहला नहीं है, दूसरा है। ये दोनों हल जो जोड़े कि मतलब किस मतलब कि जो है फॉर्मूला से उड़े हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हलादि शेष तो होगा नहीं यहाँ पर। आप यहाँ पर एक बार समझिए। ठीक है, आप ऐसे ही इस प्रकार है देखिए। ठीक है, इसको एक बार अनुपूर्वी कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, अनुपूर्वी कर दिया हमने तो री फिर च। ठीक है, और छ। ठीक है, अब पहला हो गया आपका स्वर री, दूसरा हो गया आपका च, तीसरा हो गया आपका छ। अनुपूर्वी क्रम में आपका ये हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब कह रहे हैं कि यदि पहला वाला आपका यदि हल होगा तो वही शेष बचेगा, अन्य का लोप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका पहला क्या है? री है, स्वर है, स्वर है ना कि हल है। तो री बचे तो और तो अन्य हलों का लोप हो जाएगा, तो चा छा का लोप हो जाएगा। समझ में आया आपको? किस मतलब के सूत्र से होगा ये? हलादि शेषा से ही होगा। हाँ, हलादि शेषा। हलादि शेष में तो मतलब महोदय मतलब कि इसमें बोला कि एक हल रह जाएगा, बाकी सारे जो है हल मतलब कि एक हल शेष रहेगा। तो यदि मैं इसमें पूरा में देखूं तो एक चार रह जाना चाहिए। लेकिन आप बोलते हैं पहले जो है री आया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? आपने जो अर्थ पढ़ा है वो गलत है। एक हल जो शेष रहेगा उसका मतलब है कि जो पहला हल है, पहला हल जो पहला, यदि पहला वर्ण हल होगा तो वही शेष बचेगा। आप उसको वैसे बोलिए कि पहला हल नहीं होता, आप पहला हल भूल जाइए। आप बोलिए यदि पहला वर्ण हल होगा तो वही बचेगा, पहला वर्ण हल होगा तो वही बचेगा। यहाँ जो आपका चा है ये कौन सा वर्ण है? आपका द्वितीय वर्ण है। ठीक है, मनीष महोदय। मोदी यहाँ तो तीन कुछ भी नहीं बचना चाहिए वैसे तो, क्यों हल है ही नहीं तो कुछ शेष बचा ही नहीं। मनीष महोदय जी, आप युगल किशोर जी के साथ 1-to-1 ले लीजिए क्योंकि ये वी नीड टू प्रोसीड। ओके सर। अग्रे चला डॉक्टर नूतन कालू क्षेत्र, और जिनको क्वेश्चन है हाथ रेज करिए, मित्रावदेश आगमन कीजिए, बीच में ना आइए। ठीक है, डॉक्टर नूतन कालू क्षेत्र, सॉरी कुल श्रेष्ठ।
मैं ये निवेदन करना चाहती थी कि मेरा नाम बड़ा लंबा है, डॉक्टर नूतन कुलश्रेष्ठ, पूरा उच्चारण ना करके आप केवल नूतन जी बोल दें तो वी विल सेव टाइम, वन थिंग, राइट? क्योंकि गूगल पे मेरा वही वेबिनार्स में था तो मुझे चेंज करना नहीं आता, केवल नूतन जी बोल दें। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जहाँ पर मनीष सर ने इको यणचि सूत्र की व्याख्या की थी, उसपे इक बताए थे, यण बताए थे और अच बताए थे, और जैसा हमने माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना सीखा था, उसमें आदि से लेकर अंतिम तक के सारे वर्ण लेते थे। तो यहाँ पर यण में य व र ल जो लिए, उनके नीचे हलंत क्यों लगाया, जबकि माहेश्वर सूत्र तो प्योर य व र ल ऐसा कहते हैं? आपका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने हल इसलिए लगाया क्योंकि आप माहेश्वर सूत्र में आप जो देखते हैं ना अ, हाँ, वह केवल मात्र आपकी उच्चारण की सुविधा के लिए लगाया गया है, क्योंकि जो हल वर्ण होते हैं वह हमेशा कैसे होते हैं, हलंत होते हैं, आधे होते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि जैसे आपका सूत्र है हयवरट, ठीक है जी, हाँ, य व र हयवरट है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये सारे के सारे हयवरट में जो ह य व र है, ये सारे के सारे हलंत है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ठीक है, यदि हलंत है तो आप हलंत ही दिखाइए, तो मैं कह दूँ ठीक है, मैं हलंत दिखा देता हूँ, तो मैंने हलंत दिखा दिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा कुछ एक शब्द मेरे को रिकलेक्ट हुए थे, आपके कारण और लोगों को भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा और बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि इस वजह से अब इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। कर पाएंगे क्या? कोई भी कर सकता है उच्चारण? नहीं कर सकता कोई उच्चारण, ठीक है। तो हमने यदि आपसे बोलेंगे, कोई व्यक्ति पूछे कि हा, हयवरट, लण, इन सब में जो अ दिख रहा है यह किस लिए दिख रहा है, तो आपको बोलना है कि यह केवल उच्चारण के लिए है, यह केवल उच्चारण के लिए, ऐसे है नहीं वो अ, नहीं, केवल इसलिए है कि हम उन माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण कर सकें, इसलिए उनमें अ है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछना था कि ये जो आपने गुण से संबंधित दो सूत्र बताए, अतो गुणे और अदेंगुण, कभी बचपन में संधिया पढ़ते टाइम हमने एक आद्गुण भी पढ़ा था, तो गुण की व्याख्या कर रहे हैं ये तीनों? देखिए पहले एक बात बताता हूँ मैं, आपने जो आपका जो प्रश्न है, सूत्र होते हैं कई 6 प्रकार के होते हैं सूत्र, ठीक है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं सूत्र। अच्छा, तो आप करिए, उनमें से केवल 2 के बारे में अभी चर्चा करूंगा। सूत्र अभी केवल समझिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संज्ञा और विधि सूत्र, नाम रखते हैं, ठीक है। संज्ञा सूत्र कौन से होते हैं? जो संज्ञा सूत्र वह होते हैं जो किसी चीज का नाम रखते हैं, जैसे अदेंग गुण, यह कह रहा है कि अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, तो ये अदेंग गुण सूत्र क्या कर रहा है, संज्ञा कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और अब देखिए, आपने जो सूत्र पढ़ा है, कभी आपने सुना था आद गुण, जो आपने सूत्र सुना था आद गुण, वह सूत्र है आपका विधि सूत्र। विधि सूत्र वह होते हैं, वो क्या करते हैं, विधि सूत्र कार्य करते हैं, विधि सूत्र वो नाम नहीं रखते। जैसे देखिए, हमने किसी का नाम रख दिया कि भैया तुम्हारा नाम सुरेश है, ठीक है, तो वो होगी, वो तो संज्ञा हो गई। अब सुरेश कोई काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कोई कार्य कर रहा है, तो उस नाम को लेकर कोई कार्य करना अलग होता है और नाम रखना अलग होता है, ठीक है। आप समझ आया संज्ञा और विधि? संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र का अंतर होने के कारण अभी केवल अपन दोनों पहले संज्ञा सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलो मनीष महोदय, हेलो, उनका कोई प्रॉब्लम है? मनीष महोदय, डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद उनका। एक मिनट, फिर से एडमिट करिए। नूतन जी, आपका क्लियर हो गया? हाँ, एक छोटा हिस्सा और बचा है, वो चीज क्लियर हो गई है। मुझे ये 2-3 वर्ड रिकलेक्ट हुए, क्या ये इसके इको यणचि के एग्जाम्पल हैं? एम आई करेक्ट?
एक तो आया आद्योपांत। सुन पा रहे हैं मनीष जी? मनीष महोदय अस्ति वा? हाँ मनीष जी नमो नमः। महोदय हाँ तो देखिए क्वेश्चन आदि उपांत, ठीक है, आदि और उपांत, वो जोड़ना और तोड़ना दोनों मुझे क्लियर है। आई जस्ट वांट टू नो इज इट एन एग्जांपल ऑफ इकोयणची? जी हाँ जी, इकोयणची का ही एग्जांपल है ये। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबुक्षा बैनर्जी। अंबुक्षा बैनर्जी महोदय। इनका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है महोदय, आपका प्रॉब्लम है, आप या 1-to-1 क्वेश्चन कर लीजिएगा ग्रुप में 1-to-1। अस्तु रमेश दुबे सर। हाँ रमेश जी। हरिओम। मुझे पिछले क्लास में जो उरत सूत्र है, उरत का अर्थ नहीं समझ में आया। क्या रिका इसमें है रिकारांत अभ्यास को अर आदेश होता है, तो यहाँ पर कहीं इसके पूर्व में भी जब मैं देख रहा हूँ इसको, ये 7वें अध्याय का 7-4-66, तो उसमें कहीं रिकारांत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये देखिए समझा दी। बहुत अच्छी बात आपका जो प्रश्न है। देखिए उर है, उर जी, ये उर क्या है? री, जब री आप केवल मात्र री का रूप चलाएंगे ना, री का। अच्छा, जो और जो शब्द होते हैं उनके संदर्भ में है ये। हाँ, जो उर शब्द है ना, उरत में, उरत सूत्र में जो उर है जी, वह री शब्द था। और री को जब हमने षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया, जब हमने री का षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया तो उर बनता है। अच्छा अच्छा जी, समझ में आया आपको? ये जो आपका, पहले मैं भी सोचता था कि ये री ला कहाँ से रहे हैं, पर हमें गुरुजी ने बताया कि जब आप जैसे मातृ शब्द होता है, ठीक है, जी, जी, जब मातृ शब्द का आप षष्ठी विभक्ति में क्या बनाते हैं? मातुर बनाते हैं पहले। हाँ जी, मातुर बनाते हैं, है ना? फिर मातुर बनता है, फिर मातुर के बाद र को भी आप विसर्ग कर देते हैं। मैं बताया था, सूत्र बताया था आपको, ठीक है जी। तो ऐसे ही पहले र बनेगा, फिर र के बाद में उसको विसर्ग हो जाता, तो मातुहु बनता है, मातुहु, पितुहु। ऐसे ही मातृ में री है तो री को बाद में क्या किया? उर हो गया। ऐसे ही जब आप केवल मात्र री का जब रूप चलाएंगे तो री को क्या बनेगा? उर बनेगा। तो इसमें दो शब्द हैं। देखिए आप, मैं आपको ग्रुप में इस सूत्र की एक फोटो भेजूंगा, तो उसमें लिखा होगा कि ये उर शब्द आपका री वर्ण का षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया गया, तो उर बनता है री का। समझ में आया? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं यही समझ रहा था कोई प्रत्याहार और नहीं बनता, कोई कहीं कहाँ से आया न, इसमें पूर्व में भी कोई री का ऐसा कोई जिक्र नहीं था। इसमें मैंने जब देखे सूत्र पाठ में जी जी क्लियर नहीं हुआ था। धन्यवाद। हाँ, अच्छा जी, क्लियर हुआ, धन्यवाद। ठीक है मनीष जी, जी सर, समापन करेंगे। जी महोदय। निकुंज महोदय। हाँ, शांति मंत्र का मनीष महोदय शांति मंत्र करें। जी महोदय, एक मिनट मुझे समय देंगे बस, मैं भी करता हूँ। चलो जरूर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद भानुवासरे पुनः धन्यवाद महोदय। नमो नमः। धन्यवादः।
धन्यवादः 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 बहवः धन्यवादः 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 नमो नमः मीटिंग एंड करू मी धन्यवाद किशोर महोदय रेकॉर्डिंग स्टॉप करो तो न अहं न अस्मि होस्ट महोदय अस्ति वा न सुशील महोदय आप होस्ट हो निकुंज जी, आप होस्ट बने हुए हैं। कौन बना के चला जाता है हमको मालूम है। सुशील जी नहीं बनाया था आपको। अच्छा यूट्यूब वाला भी बंद करना है, लाइव वाला भी। हाँ वही तो। अंबुक्षा महोदय आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या उधर? आपका आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज सुनाई देती है अभी दे रही है। record to the cloud